जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये उत्तर वैदिक काल के ऐसे प्रश्न होंगे साथियों जो आपके एग्जाम में बिल्कुल अक्षरशः सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। आप भारत की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, पीएससी, यूपीएससी, सीजी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उत्तर वैदिक काल के टॉप क्वेश्चन हमारे साथ देखना प्रारंभ कीजिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न ही आपके समझ में आ जाएगा कि भारत में वर्ण व्यवस्था का उदय कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो साथियों इसका सही वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था, आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था जो है चार प्रकार की होती है, जिसमें शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो चारों वर्ण व्यवस्था है इसका प्रारंभ साथियों उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। ये पूरा सेशन ही हम उत्तर वैदिक काल से रिलेटिव लेकर आए हैं। तो ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है साथियों, ये अंत तक आपके साथ में रहेगा और आपको दिखेगा। अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन है, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए और बताइएगा कि यजुर्वेद में धान को किस नाम से जाना जाता है। साथियों ब्रीही कहा गया है उसे, यव कहा गया है, गोधूम कहा गया है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप जानते हैं कि जो हमारा धान है वो और इस उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रीही के नाम से जाना गया। एक बार फिर से देखिएगा, ब्रीही के नाम से हम जानते थे यजुर्वेद में धान को। ये जो है महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है कि लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है। चार ग्रंथ आपके सामने दिए गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो श्याम अयस और कृष्ण अयस है, ये जो कॉन्सेप्ट आया है आप देखेंगे कि अथर्ववेद में लोहे के लिए साथियों जो है अथर्ववेद में ये बताया गया है कि श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग लोहे या आयरन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। साथियों उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीतिक व्यवस्था आपके सामने चर्चा किया गया है यहाँ पे कि कबीलाई ढांचा टूट गया और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ऑप्शन बी में दिया गया है राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी को रत्निन कहते थे। ऑप्शन सी में दिया गया है राजा स्थायी सेना रखता था और जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन साथियों असत्य है। तो आप ये देखिए कि राजा स्थायी सेना रखता था, यही गलत है यहाँ पे, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन में जो है राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, अस्थायी सेना होती थी और राजा के आवाहन पे लोग जो है युद्ध के लिए टूट पड़ते थे। तो ये इस प्रश्न का सही वाला उत्तर हो जाएगा, राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। बाकी इतना ध्यान दीजिएगा कि कबीलाई ढांचा टूट चुका था, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्य की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी को रत्निन कहते थे, ये भी सही है। और जन का स्थान जनपद ने ले लिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा जो टॉप क्वेश्चन है आपके बीच में, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर कब से जन्मजात हो गया। पहले भाई कहा जाता था कि वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या कलयुग, आखिर कब ये वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म आधारित बना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही वाला उत्तर हो जाता है वो उत्तर भी है कि इसी उत्तर वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी साथियों, ये व्यवस्था क्या हो गई, ये वर्ण व्यवस्था का जो आधार कर्म पहले हुआ करता था वो कर्म ना होकर जन्मजात हो गया कि ब्राह्मण घर में जो पैदा होगा ब्राह्मण होगा और जो शूद्र के घर में पैदा होगा शूद्र होगा और जो क्षत्रिय घर में पैदा होगा वो क्षत्रिय होगा। सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है साथियों, सामवेद, रामायण, अथर्ववेद या यजुर्वेद। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चांदी का उल्लेख कहाँ पर सर्वप्रथम पाया जाता है। तो साथियों चांदी चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देखिएगा कि यजुर्वेद में चांदी का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। सामवेद, रामायण, अथर्ववेद में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यजुर्वेद में सर्वप्रथम चांदी को देखने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आगे देखेंगे साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस उपनिषद में पाई गई है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण। तो साथियों ये जो प्रश्न है कि यहाँ पर पुनर्जन्म की अवधारणा वो कहाँ पाई गई है, एक बार फिर से देखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा का जो है उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। चैनल पे नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। टॉप क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। विवाहों के प्रकार, अब बात आती है शादी विवाह की। भाई प्रेम विवाह को क्या गंधर्व विवाह कहते हैं,
पराजित राजा की पुत्री या पत्नी, बहन आदि की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना क्या राक्षस विवाह कहलाता था? पुरोहित के साथ जो दक्षिणा सहित जो विवाह होता था क्या उसे ब्रह्म विवाह कहते थे? और कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर किया जाने वाला विवाह आर्य विवाह कहलाता था। इनमें से आपको सही युग्म नहीं है, इसी का चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है। आखिर में साथियों आप देखिए कि जो पुरोहित के साथ दक्षिणा सहित विवाह होता था इसे ब्रह्म विवाह नहीं कहा जाता है साथियों, इसे दैव विवाह कहा जाता है। और जो पुरोहित के साथ जो विवाह होता है, ब्रह्म विवाह का कॉन्सेप्ट दूसरा है, अभी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले आप समझते चलिए कि प्रेम विवाह ही गंधर्व विवाह है, ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा कि प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते हैं। अब पराजित राजा की पुत्री या पत्नी, बहन आदि की इच्छा के विरुद्ध विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब पुरोहित के साथ दक्षिणा सहित विवाह को दैव विवाह कहते हैं, और जब सामान्य वर्ण में कन्या का मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल के विवाहों को जो है बताता है कि सामान्य वर्ण में जो कन्या का विवाह होगा, जैसे अगर आपका वर्ण सेम है तो ये कन्या का मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह ब्रह्म विवाह, या ऐसा वर्णन जो है उस किताब में लिखा हुआ पाया गया। तो ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बिल्कुल ये सही है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, और इस प्रश्न के बारे में हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों ही बिल्कुल फेमस वाले ऑप्शन है कि पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, गौतम किस दर्शन के हैं, कणाद या उलूक या कपिल मुनि। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि वैशेषिक दर्शन के जो सही इसके प्रवर्तक हैं ये कणाद हैं। और पतंजलि और गौतम के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया। तो आप जानते हैं कि योग दर्शन के बारे में जो एक हमें देखने को मिलता है दर्शन, उस दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन गौतम ऋषि हैं, और वैशेषिक दर्शन के कणाद उलूक आप देख ही रहे हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। ये बहुत बार परीक्षा में उत्तर वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ जो है पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर वैदिक काल में कर अदायगी निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी? क्या ब्राह्मण लोग कर अदा करते थे, क्षत्रिय अदा करते थे, वैश्य या शूद्र अदा करते थे? तो साथियों बिल्कुल ऑप्शन से ही दिख रहा होगा कि इसमें जो उत्तर वैदिक काल में कर अदा करने का जो सिस्टम है वो किसके हाथ में था? तो शूद्रों के द्वारा, ये वैश्यों के द्वारा जो है, जो बनिया लोग होते थे उनके द्वारा कर की अदायगी की जाती थी। जो खरीदारी यही करेंगे तो जो है ज़्यादा माल बेचना खरीदना इनके हाथ में था, तो इन्हीं से जो है कर उस वैदिक काल में लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल के ये एनसीईआरटी बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूरा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और बताइए कि प्रश्न जो है आपको कैसे लगे और इन प्रश्नों की गुणवत्ता आपके एग्जाम के हिसाब से आपको कैसी लगी। गुणवत्ता कैसी भी हो लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपसे मिलते हैं इसी एनसीईआरटी बेस्ड टॉप क्वेश्चन में अगली श्रृंखला में। जय हिंद, जय भारत।